नमस्कार, मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, बीएसएम 6 के विद्यार्थियों के लिए साहित्य के नए विमर्श के तहत हिंदी में दलित विमर्श पर बात करूंगी। दलित विमर्श नई समीक्षा के अंतर्गत भी है, जो एमए सेम 2 के विद्यार्थियों को भी पढ़नी है। इस खंड में मैं अस्मिता केंद्रित विमर्श की अनिवार्यता और हिंदी में दलित विमर्श के साथ हिंदी के प्रमुख दलित लेखकों और उनकी रचनाओं पर भी बात करूंगी। विमर्श का अर्थ है तर्क वितर्क। विमर्श चिंतन का ही एक रूप है, जिसके अंतर्गत किसी भी विषय की गहन पड़ताल करके उसकी अच्छाई और बुराई दोनों पक्ष उजागर किए जाते हैं। साहित्य में विमर्शों का महत्व बढ़ा है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि विमर्शों ने हिंदी को नए लेखक और पाठक दिए हैं, जो विमर्श आधारित साहित्य से मानवीय आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा पाते हैं। विमर्श क्यों हो रहा है? विमर्श क्यों होना चाहिए? क्योंकि सब कुछ समतल और चौरस नहीं है। सब कुछ उबड़ खाबड़ भी है, असहज भी है, इसलिए विमर्श आवश्यक है। विमर्श के लिए अंग्रेजी में डिस्कोर्स शब्द प्रचलित है और इसी डिस्कोर्स शब्द का विलोम है, क्षमा कीजिएगा, डिस्कोर्स कोर्स का विलोम है। कोई भी डिस्कोर्स कोर्स के बरक्स होता है। जब कोर्स उबड़ खाबड़ होगा, उसमें दलितों की, आदिवासियों की, स्त्रियों की उतनी जगह नहीं होगी, तो कोर्स की गड़बड़ी होगी और इसी गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए समकालीन विमर्शों की आवश्यकता है। लगभग सभी समकालीन विमर्श, मैंने जैसा बताया, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, सबके मूल में अस्तित्व और अस्मिता की तलाश है और इसी अस्मिता की पहचान के लिए ही विमर्श आवश्यक है। यहां पर मैं कवयित्री निर्मला पुतुल की कुछ कविता पंक्तियों को बताना चाहती हूं। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल लिए मैं दौड़ती, हाँफती, भागती, तलाश रही हूं सदियों से निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ, अपने होने का अर्थ। साहित्य के सारे विमर्शों में अपने होने के अर्थ की तलाश और जद्दोजहद है और इसीलिए विमर्श आवश्यक है। नई समीक्षा में दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, नारी विमर्श को स्थान दिया गया है। यह आलोचना की नई और तीसरी धारा है। जब कोई किताब किसी समीक्षक के पास आती है, तो वह किस सैद्धांतिकी के आधार पर समीक्षा करता है? अगर वह मार्क्सवादी है या इसी से निकले जनवादी या प्रगतिवादी विचारधारा का है, तो वह इसी सैद्धांतिकी के आधार पर साहित्य की समीक्षा करेगा। प्रेमचंद, निराला के साहित्य की समीक्षा दलित आलोचक भिन्न प्रकार से करते हैं और मार्क्सवादी आलोचक भिन्न प्रकार से। आलोचना की इस धारा के आलोचक हैं वीरेंद्र यादव, बजरंग बिहारी तिवारी, और समकालीन हिंदी आलोचना में, समकालीन नई समीक्षा में भी मैनेजर पांडे से लेकर चौथी राम यादव ने दलित, स्त्री, आदिवासी विमर्श में काफी रुचि ली है। दलित शब्द का अर्थ क्या है?
शोषित, पीड़ित, वंचित, इस अर्थ में दलित को लिया जा सकता है। परंतु अगर मैं बजरंग बिहारी तिवारी की बात करूं तो वे लिखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा प्रयुक्त ब्रोकन मैन के पर्याय के तौर पर दलित शब्द प्रयुक्त होना शुरू हुआ। उसके परिनिर्वाण के 2 वर्ष बाद 1958 में दलित के साथ साहित्य का सचेत प्रयोग किया गया। इस प्रकार दलित साहित्य पदबंध अस्तित्व में आया। वर्ष 1958 में महाराष्ट्र दलित साहित्य संघ ने प्रथम दलित साहित्य सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में दलित साहित्य और दलित आंदोलन को जोड़कर देखा गया और साहित्य सृजन की क्रांतिकारी भूमिका पर विचार किया गया। दलित साहित्य की प्रेरणा के पीछे बाबा साहब अंबेडकर का विचार है। दलित लेखकों ने साहित्य का सृजन दलित चेतना से किया है। इस चेतना में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व आदि मूल्यों का समावेश देखा जा सकता है। शरण कुमार लिम्बाले, जिनकी आत्मकथा है अक्कर माशी, उन्होंने वास्तव में मराठी में लिखा है। मराठी के वे दलित लेखक हैं, लेकिन दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र उनकी प्रसिद्ध किताब है और वे लिखते हैं कि दलित लेखकों के अनुभव का ब्यौरा उनके द्वारा पारंपरिक मूल्यों के विरुद्ध किए गए आक्रोश, निषेध और विद्रोह तथा सामाजिक संदर्भ का ज्ञान हुए बिना दलित साहित्य का पूर्ण आकलन नहीं होगा। दलित साहित्य को देखें तो उसमें स्वतंत्रता को सौंदर्य मूल्य स्वीकार किया गया है। शरण कुमार लिम्बाले लिखते हैं कि मनुष्य केवल आनंद और सौंदर्य के लिए दीवाना नहीं होता, वो समता, स्वतंत्रता, न्याय और प्रेम के लिए भी दीवाना होता है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और प्रेम ये व्यक्ति और समाज की मूलभूत भावनाएं हैं। वे आनंद और सौंदर्य से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। दलित साहित्य में दलित चेतना पर अधिक बल दिया जाता है। आखिर यह दलित चेतना क्या है? साहित्य में दलित चेतना सिर्फ एक विचारात्मक चेतना ही नहीं है, इसमें मानवीय अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी शामिल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित होकर शिक्षित दलितों और सामाजिक चिंतन से जुड़ी हुई नई पीढ़ी ने वर्तमान अपमानजनक स्थिति में परिवर्तन के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का व्यापक प्रभाव दलित साहित्य पर पड़ा है। वे न सिर्फ दलित चेतना के सबसे बड़े संवाहक हैं, बल्कि दलित साहित्य की प्रेरणा और ऊर्जा के भी स्रोत है। दलित चेतना वास्तव में अंबेडकरवादी चेतना है। दलित समाज को सही समझने और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अंबेडकरवाद को समझना जरूरी है। दलित समाज पर अंबेडकर के क्रांतिकारी विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा है। अंबेडकर को दरकिनार करके दलित चेतना को समझ पाना असंभव है। अछूतों के हितों की सुरक्षा के लिए 1923 ईस्वी में अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका मुख्य लक्ष्य अछूतों के लिए शिक्षा का प्रचार करना था। अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नाम का पत्र प्रकाशित किया, जिसका पहला अंक 31 जनवरी 1920 को आया। बाद में उन्होंने बहिष्कृत भारत, समता और जनता, जो बाद में प्रबुद्ध भारत के नाम से प्रकाशित हुआ, आदि पत्रिकाओं के द्वारा दलितों की मांगों को तीखे तेवर के साथ उठाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज को 3 सूत्र दिए थे: पढ़ो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। दलित साहित्य के लेखक एवं दलित साहित्य के गैर दलित लेखक
इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि अंबेडकर के जीवन और दर्शन ने उनके समाज और साहित्य को एक नई दिशा दी तथा उन्हें लड़ने जूझने का साहस प्रदान किया। दलित साहित्य के सबसे अधिक समर्थ कहे जाने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि यह स्वीकार करते हैं कि अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की जीवन दृष्टि दलित साहित्य की ऊर्जा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है, उस दुख का कारण है, उस दुख को दूर करने का उपाय है। डॉक्टर अंबेडकर का विचार दर्शन भी इसी प्रकार का है। दलित साहित्य के सौंदर्य बोध की प्रेरणा एवं ऊर्जा का स्रोत गौतम बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर का चिंतन है। अंबेडकर का संपूर्ण चिंतन समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। उनके चिंतन पर उनके पूर्व तीनों महापुरुषों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर यह अच्छी तरह जानते थे कि शिक्षा की उन्नति और प्रगति का आधार, शिक्षा ही उन्नति और प्रगति का आधार है। अतः उन्होंने अस्पृश्यों की शिक्षा पर विशेष बल दिया, जो उनके पथ प्रदर्शक ज्योतिबा फुले का मंत्र था। और यह मंत्र क्या था? विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। पटना के दलित हीरा डोम की भोजपुरी कविता अछूत की शिकायत, जो सितंबर 1914 में सरस्वती में छपी थी, हिंदी साहित्य में अछूत के लेखन की पहली उपस्थिति मानी जाती है। इसके बाद दलितों के बारे में गैर दलित लेखन से हिंदी का साहित्य भरा पड़ा है। इसमें प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन, सदगति, निराला की तोड़ती पत्थर, चतुरी चमार, नागार्जुन की कविता हरिजन गाथा, धूमिल की कविता मोची राम, मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज और अदम गोंडवी की चमारों की गली, ये रचनाएं प्रमुख हैं। साथ ही विष्णु खरे की मैला ढोने की प्रथा, लेकिन इसे गैर दलितों ने लिखा है। 1975 में कमलेश्वर, जो हिंदी साहित्य में बड़ा नाम है, उन्होंने 2 विशेषांक दलित साहित्य पर निकाले थे। और राजेंद्र यादव, जो हंस पत्रिका के बड़े संपादक थे और दलित लेखकों को आगे बढ़ाने वाले थे, उन्होंने अपने एक आलेख में, जो आलोचना के अक्टूबर-दिसंबर 1978 के अंक में प्रकाशित हुआ है, उसमें लिखा था, निम्न या दलित और सर्वहारा वर्ग तो अपनी जिंदगी जीने ऊपरी वर्गों के दबावों और अस्तित्व के संघर्षों में ही इतना उलझा रहा है कि न तो उसके पास शिक्षा है, न लिखने पढ़ने का मानसिक अवकाश और सुविधाएं। अभी तक तो उन लोगों की कहानियां भी मार्क्स गांधी प्रेरित मध्यम वर्गीय चेतना से ही आती रही हैं। इसलिए उनमें भावुक किस्म की दया, सहानुभूति या सारे महान मानवीय गुणों का इकहरा प्रक्षेपण ही अधिक है। सामाजिक आर्थिक दबावों, मशीनीकरण की प्रक्रिया और अपने तथा ऊपर वालों की के प्रति घुटते फूटते बिछोभ ने उनके मनोविज्ञान में कहां कितनी पेचीदगियां पैदा कर दी हैं, इसका चित्रण तो वह वर्ग खुद आगे जाकर करेगा। और दलितों ने वास्तव में
उनकी इस भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया जब उन्होंने अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया। तुलसीदास की मुर्दहिया और मणिकर्णिका इसका उदाहरण है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन इसका उदाहरण है। बड़े पैमाने पर दलित साहित्यकारों के द्वारा साहित्य लेखन हो रहा है। 1995 के पहले तक कोई भी दलित आत्मकथा नहीं थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1997 में जूठन नाम की अपनी आत्मकथा लाई जो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। उसी प्रकार मोहनदास नमिशराय की आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। कौशल्य वैसंत्री दोहरा अभिशाप, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, शिवराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर और तुलसीदास की मुर्दहिया और मणिकर्णिका। दलित आत्मकथा की जो विधा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, भोगा हुआ यथार्थ है। वर्तमान में बड़े अच्छे दलित लेखक हैं जो अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं। इन नामों के साथ कंवल भारती, सुशीला टागभौरे, रजत रानी मीनू, अजय नावरिया, प्रहलाद चंद्र दास, रत्न कुमार सांभरिया आदि हिंदी दलित साहित्य में अपनी रचनाओं से उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन कुछ विश्वविद्यालयों में कोर्स में भी लगी हैं और उनका जो लेखन है कविता के क्षेत्र में भी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन का नायक सामाजिक जीवन की मुख्य धाराओं में जब भी आता है, जाति के प्रश्न को अपमान का नहीं बल्कि सामाजिक अस्मिता का मामला मानता है। वह विजेता की तरह अपनी वास्तविक जाति को स्वीकार करता है तथा उसे अस्मिता की लड़ाई का अहम हिस्सा मानता है। जयप्रकाश करदम का उपन्यास छप्पर, मोहनदास नमिशराय का मुक्ति पर्व प्रमुख दलित उपन्यास हैं जिसमें सोए हुए दलित समाज को वैचारिक आधार पर संगठित करके सामंती शोषण, उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव से मुक्ति के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी गई है। अम्बेडकरवादी चेतना की दृष्टि से भी इन उपन्यासों का बड़ा महत्व है। हिंदी पट्टी में दलित साहित्य के विकास की अवधि लगभग 40-45 साल से अधिक नहीं है, लेकिन इस छोटी अवधि में भी बड़ी संख्या में साहित्य रचा गया है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, आलोचना के क्षेत्र में भी दलित लेखन हो रहा है और इसका सौंदर्य शास्त्र भी लिखा जा रहा है। शरण कुमार लिम्बाले ने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा है। उसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है और सूरज बड़तिया ने भी दलितों को जागरूक और आगे बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। जहां तक कथा साहित्य में दलित लेखन की बात है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौका, 150, सलाम, सूरजपाल चौहान की कहानी टिल्लू का पोता प्रमुख दलित कहानी मानी जा सकती है। कौशल्या वैसंत्री का उपन्यास दोहरा अभिशाप प्रमुख दलित लेखिका का उपन्यास है, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ भूल न पाने वाली यादों और दुखद घटनाओं का सिलसिलेवार ढंग से वर्णन किया है। दलित लेखकों ने कविता लेखन के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनीता भारती प्रमुख दलित कवयित्री हैं। उसी प्रकार रजनी तिलक,
चंद्रकांता। प्रमुख दलित कवि के रूप में मलखान सिंह का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने सुनो ब्राह्मण तो लिखा ही है, उसके साथ उनकी कई कविताएं प्रसिद्ध हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अब और नहीं कविता लिखी है। उसी प्रकार ज्वालामुखी के मुहाने पर कवि मलखान सिंह की कविता है। कविता लेखन के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं मुख्य रूप से हैं, उसमें रजनी तिलक की कविता का नाम है अपनी अपनी जमीन अपना आसमान। क्षमा कीजिएगा, रजनी तिलक का ये आत्मकथा है। ये 2017 में प्रकाशित हुई है। और सुशीला टागभौरे ने शिकंजे का दर्द लिखा है, जो 2011 में प्रकाशित हुई है। ये भी आत्मकथा है। उसी प्रकार सुशीला टागभौरे ने उपन्यास भी लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि साहित्य की विभिन्न विधाओं में निरंतर दलित साहित्यकार लेखन कर रहे हैं और अपने भोगे हुए यथार्थ को सामने ला रहे हैं। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श अपनी पहचान बना चुके हैं। विमर्श मूलक साहित्य ने हिंदी जगत की चेतना को झकझोरा है। यह साहित्य अपनी पहचान का साहित्य तो है ही, यह हस्तक्षेप का भी साहित्य है। स्त्री, दलित, आदिवासी द्वारा लिखे गए साहित्य को हिंदी की नई रचनाशीलता के रूप में देखा जा रहा है। और इन विमर्शों का जो संबंध है उत्तर औपनिवेशिकता से अधिक है, उत्तर औपनिवेशिकता से अधिक उत्तर आधुनिकता से है। भारत में स्त्री, दलित, आदिवासी विमर्श विषयक लेखन ने भारत के लोकतंत्र को अधिक समृद्ध बनाने का प्रयास किया है।